चर्चा चल रही है लेकिन बनाएंगे तो नहीं। आप कह रहे हैं ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है क्योंकि मुंबई के प्राइसेस इतने हाई हैं। और जैसे धीरज, कई बार हम चर्चा करते हैं कि हम लोग बड़े प्राउड फील करते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इज इन मुंबई। तो उसका फायदा खाली बिल्डर्स को है और उनके जुड़े हुए जो भी क्रिमिनल या नेता हैं उनको है, आम आदमी को तो है नहीं। तो आम आदमी संख्या में कहीं ज्यादा है नेताओं से, बिल्डर्स से, तो आम आदमी की फायदे की बात है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, वोट है इसमें और हर नेता को वोट चाहिए। तो मेजोरिटी के पास जाएं, मेजोरिटी को चाहिए सस्ते घर, माइनॉरिटी को चाहिए महंगाई, क्योंकि उन पैसे में ज्यादा बनाते हैं। नेता को फंडिंग भी चाहिए। तो हाँ, फंडिंग भी चाहिए। कठिनाई है, आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है। हमें अगर कोई खास सवाल है तो पूछे, 2 मिनट। मेरा सवाल ये है कि यदि एफएसआई इंक्रीज कर देते हैं और जो जैसा कि इंदिरापुरम में हो रहा है, आपको 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे फ्लोर से मतलब डेवलपमेंट आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो साथ की फैसिलिटीज हैं, पार्क हैं, ग्राउंड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक एफएसआई विल बी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं उनमें एफएसआई इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जो नई सिटीज आप चार्टर्ड सिटी प्लान करें उनमें एफएसआई के साथ साथ उस तरह की फैसिलिटी डेवलप हो, तभी एफएसआई को रखें, अदरवाइज मुझे लगता है गलत होगा। इट्स अ पॉइंट जो कंसिडर करना जरूरी। जी, एक और मुझे बताना था कि हम हर शहर को दिल्ली और मुंबई से क्यों कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ छोटे शहर भी हैं, 50,000 के हैं, 1 लाख के हैं, उनमें एफएसआई को 3 टाइम्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं और काफी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सिटीज के विद इन के पॉइंट्स है। मास्टर प्लान की बात हुई है, लैंड यूज कन्वर्जन की बात हुई है, पर अगर हम कंट्री वाइड देखें तो हमारे कंट्री में कोई नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी तक नहीं है। देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हम फ्यूचर में अच्छे से वेल प्लान सिटीज हमारे। तभी तो ये सारे शीट्स हम प्रधानमंत्री के लिए बना रहे हैं कि पॉलिसी होना चाहिए। आइए यहाँ पे जैसे कि बात मुंबई की हो रही है, यहाँ पर आपने जैसे कहा सर कि एफएसआई को हम जेएनयूआरएम के रिफॉर्म बेस्ड लिंक्स के साथ कनेक्ट किया जाए, बट ऐसा नहीं कि जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है वो कर रहे हैं। मुंबई में बहुत से ऐसे बिल्डर्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने एक्स्ट्रा एफएसआई लिया है, जहाँ पर उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए कि जो फर्स्ट 3 और 4 फ्लोर्स है वो जनरल पब्लिक के पार्किंग्स के लिए ओपन किए लॉट्स। तो एक ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल है विद द लोकल बॉडी गवर्नमेंट। तो वही यहाँ पे चर्चा वही हो रही है कि ये जो पॉकेट्स हैं, जो स्पेशल अप्रूवल्स हैं या कुछ जोन्स में है, इसको अगर एक जनरलाइज पॉलिसी बनाया जाए तो इट विल बी मच मोर इफेक्टिव। आप देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि शहरीकरण इतना इंपॉर्टेंट इशू है, लोगों की हर रोज की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त और ब्रेक के बाद आएंगे अपने अगले पॉइंट के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए और अपने सुझाव दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक यहाँ? मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो,
वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या है? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या? हाँ? अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है, और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मुल्क जहां खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर शाम 5 बजे और रात 11 बजे।
सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं? वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया है। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वेलकम बैक टू चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज बात हो रही है निवेश की, किस तरह से इस जो रुक गया है निवेश हिंदुस्तान में, उसको किस तरह से रीस्टार्ट किया जाए, री एनर्जाइज किया जाए। हमारे पॉइंट नंबर 9 पे हम आ गए हैं और 9th पॉइंट जो है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हिंदुस्तान में कोई 5-6 साल से काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स या 10 साल से बहुत प्रोजेक्ट्स उसमें गए हैं, जैसे कि हमारे हाईवेज हैं, हमारे टोल रोड्स हैं, हमारे पावर प्लांट्स हैं, कई चीजें जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रही हैं। लेकिन होता क्या है कि वो अटक जाती हैं, क्योंकि शायद गलत टेंडरिंग हुई हो या गलत टर्म्स हो गए हों, जैसे कि गुड़गांव टोल हाईवे में हम देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा कहना है कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट जब शुरू होता है और उसमें प्रॉब्लम दिखती है, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि 3 साल या 2 साल के बाद हम उसको री-ऑक्शन कर दें, कि जो चला रहा है उससे नहीं चलता है और टर्म्स बदलने हैं तो ट्रांसपेरेंट री-ऑक्शन कर दीजिए, उसको दोबारा बिड बुलाइए और दूसरे लोगों को उनको चलाने दीजिए। राघव, ये एक्चुअली वाइडर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है कि पहला मुद्दा यह है कि भारत सरकार अगर प्राइवेटाइज नहीं करे तो उनके पास पैसा नहीं बचता है कि वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएं। तो पहली बात यह है कि उनको प्राइवेटाइज करके खुद एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट्स में आना चाहिए एंड लार्जर पार्ट ऑफ द रिस्क जो कि क्लियरेंसेज इतने हजारों लगते हैं इंडिया में, वो उनको लेना पड़ेगा। दूसरे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इक्विटी अवेलेबल नहीं है, वो उनको रखना पड़ेगा। और ये इसके बावजूद लोग क्यों आते हैं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि उनके माइंडसेट में ये था कि ये तो एन्युटी है, ये लाइफ लॉन्ग इनकम हो जाएगी हमारी, इसलिए ये क्रोनी कैपिटलिज्म सॉर्ट ऑफ डेवलप हुआ कि चाहे वो टेलीकॉम में हो, चाहे हाईवेज में हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स में हो, कि ये प्रोजेक्ट ग्रैब कर लेते हैं और फिर तो 20-25 साल कमाना ही है हमें। सो इन मुद्दों में हम घिरे हुए हैं और इसका तोड़ यही है कि अगर ये प्रोजेक्ट फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, या तो सरकार अपने बुक्स पे वापस उसे ले और ये प्रोजेक्ट को रिवाइव करके फॉरवर्ड ले जाए, या इसे रीटेंडर करे। और तीसरा मुद्दा ये भी है, नॉट जस्ट कि इट इज फंक्शनिंग, पर किसी ने सड़क बनाया और वो एकदम सड़क पे गाड़ी चलाने लायक ही नहीं है, तो उसे वापस प्रोजेक्ट क्यों मिल रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, बिकॉज आम आदमी के साथ इनका इंटरफेस है। आफ्टर ऑल हमारे जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वो भी सब पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बन रहे हैं। तो शौकत मनीष साहब तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, खाली हमारे देश में नहीं, अर्जेंटीना में, हंगरी में, बोलीविया में, ब्राजील में पूरा ये रीटेंडरिंग जो आप कह रहे हैं, री-ऑक्शनिंग, ये प्रोसेस ये होता रहता है। मतलब बहुत कुछ काम नहीं होता तो दूसरे आके कोई करते हैं, जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट खुद आके वापस ले ले। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें, ये इन द प्रोसेस ऑफ ये ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस के इसमें बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बैंक्स आर दी फंडर्स, जो फाइनेंस होता है जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए वो बैंक्स देती हैं। सो बैंक्स की ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस यदि अच्छे हो तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेक बनता है फॉर टू मेक श्योर कि ये जितने प्रोजेक्ट्स के बन रहे हैं एक्चुअली ठीक काम कर रहे हैं, ठीक से काम चल रहा है और ठीक से प्रोसेस टेंडर किए गए हैं। तो एक मैं छोटा सा ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यूजुअली कॉन्ट्रैक्टर चलाते हैं या इक्विटी ओनर, अगर उन पे ये डंडा हो ऊपर की अगर वो ठीक से नहीं करेंगे तो री-ऑक्शन होगा, तो इससे इंप्रूवमेंट आएगा, कितने लोग कहते हैं?
100%. So this again fully supported कि प्राइम मिनिस्टर ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और जैसे शौकत आपने बोला और मनीष ने भी बोला कि इसके स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है काम, ये करना जरूरी है. अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे. ये पॉइंट हमने आखिरी के लिए रखा है, लेकिन है शायद सबसे क्रिटिकल. ये है लेबर लॉज का रिफॉर्म, और इसमें इतने इश्यूज मिक्स हो जाते हैं, आइडियोलॉजी मिक्स हो जाती है. तो लेबर यूनियन और लेफ्ट पार्टीज कहती हैं कि हम कभी नहीं करने देंगे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान में आप अगर रिजिड लेबर लॉज रखेंगे तो एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है, बढ़ती नहीं है. विवेक, ये कैसे बदला जाए? ज्यादातर जब हम लेबर लॉस की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की बात करते हैं. उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है चैप्टर 5B में लिखा है ले ऑफ रिट्रेंचमेंट या क्लोजर से पहले हमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए. आज क्या हो रहा है? आज अगर वो एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट हो, वो आसानी से ये परमिशन दे देते हैं जी. अगर मेरा जैसा, हमारा जैसा राज्य हो, परमिशन देते नहीं है. वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं. ये हो ही रहा है. अगर ये हो रहा है तो हमें जो करना चाहिए वो स्टेट को दे देना चाहिए. ये हक जो है 7 शेड्यूल में हटा के ये बिल्कुल स्टेट लिस्ट हो जाना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट कम्पीट करते हैं, और भी कारण कम्पीट करते हैं, इसी पे भी कम्पीट करेंगे जी, और धीरे धीरे बदलेंगे जी. और एक और हमारा सुझाव था कि अगर आप करेंगे, अगर आप ये चेंज लेबर लॉ करेंगे एग्जिस्टिंग लेबर के लिए भी, तो एजिटेशन एंडलेस होगा, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं. तो एक रियलिटी को समझिए कि पिछले जो अभी लोग पिछले लॉ में एम्प्लॉयड हैं उनको मत बदलिए, जो नए एम्प्लॉयमेंट होगा उसको नए लॉ के अंडर करिए. ऐसी ग्रैंडफादरिंग कर सकते हैं? ये कर तो सकते हैं, ये एक तरीका भी है, मगर हम जितना सोचते हैं कि ऑपोजिशन है लेबर की तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से नहीं, एमपी की तरफ से नहीं, उतना अपोजिशन है नहीं. शंकर, एक मानसिकता की बदलाव की जरूरत है इसमें. सरकार अगर ये भरोसा दिलाए लोगों को कि अगर आपकी नौकरी यहाँ छूटेगी तो दूसरे मिल सकती है और प्रगति हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो लोग इसको ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करेंगे. दूसरी बात है, ये सारे जो कानून है ये राज्य सरकारों पे छोड़ना चाहिए. मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार, ये जिस तरह का हमारे पहले 50s और 60s का जो नेशनल पॉलिसी वाला जो माइंडसेट है उसको चेंज करना चाहिए और राज्य सरकारों के दायरे में इसको डाल देना चाहिए. क्योंकि अगर नौकरियां बनेगी तो राज्य सरकार जो है, वहां की राजनीतिक पार्टी जो है, वो उसकी बेनिफिशियरी होगी. अगर नौकरियां गंवाई जाएंगी तो वो भुगतेंगे उसका. अब क्या होता है कि राज्य सरकारें जॉब डिस्ट्रक्शन करते हैं, भुगतना पड़ता है किसी और को. जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं सपोर्ट में हूँ एक्सपर्ट कमेटी के कि स्टेट लेवल पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट अपने पॉलिसीज की वजह से लकवे की सिचुएशन में हो सकता है. जैसे कि हमने वेस्ट बंगाल में देखा, टाटा वहां से निकला लेकिन गुजरात पहुंचा, क्योंकि वहां पे ज्यादा लिबरलाइजेशन था, वहां की सरकार ज्यादा सपोर्टिव थी. तो स्टेट लेवल पे कॉम्पिटेंसी ज्यादा बढ़ेगी और अलग अलग प्रदेश एक दूसरे को आउट परफॉर्म करेंगे. आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं? सर, मैं अभी तो फिलहाल यूपी में रहता हूँ, नोएडा में. अच्छा, लोकल हो यहाँ जी. ऑल राइट. धीरज, ये 2 पॉइंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है. बहुत सिग्निफिकेंट है. लेबर जहां तक देखें तो आप 20 साल हो गए लिबरलाइजेशन को, उदारीकरण को. एक आंकड़ा खड़ा नजर आता है कि फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल बढ़ा नहीं है, 8 से 10% है. तो वो 90% जो बाहर है सिस्टम के, उनके हित में है कि लेबर लॉ बदले जाएं. हमारी इकोनॉमी 5 गुना या 6 गुना हो गई है, लेकिन लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है. तो अगर हमें लोगों को विश्वास देना है कि ये सिस्टम लिबरलाइजेशन नौकरियां भी देगा, ग्रोथ के अलावा नौकरियां भी देगा, तो ये लेबर लॉ बदलना बहुत जरूरी है. देखिए राघव, इसमें एक छोटी सी बात करता हूँ. प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि रिफॉर्म एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं है जी. लेकिन इन्होंने राजनीतिक तौर पर रिफॉर्म को एक इवेंट ही बना दिया है. क्यों? इलेक्शन के पहले एक तरह का रिफॉर्म होता है, इलेक्शन के बाद में एक तरह का था. रिफॉर्म को फिर से व्यवस्थापित करना चाहिए कि इसका एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जी. तो ये है, आज हमने अपने नए जो प्रधानमंत्री आएंगे उनके लिए हमने ये 10 पॉइंट का एजेंडा बनाया है, किस तरह से निवेश को फिर से शुरू कर सकते हैं इस देश में. ये हम उनको देंगे जाके, और उनसे आग्रह करेंगे कि अपने पहले ही साल में, जबकि किसी भी प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैपिटल सबसे ज्यादा होता है, तो अगर उसको टफ डिसीजन लेना है तो वो पहले साल में ले सकता है. तो हम उनसे यही कहेंगे कि वो करें. आप हमारे सीरीज के इन शोज को देखते रहिए, और जाते जाते एक बार आज के जो 10 पॉइंट है उनको फिर से देखिए. मैं सबका धन्यवाद करता हूं.
मुर्शिद उच्चा असा उच्चियां दे संग लाया सदके जावा उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल निभाया मौला मौला चल वे बुलिया चल ओथे चलिए चल वे बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी ज़ौक़ बिछाने ते ना कोई सानू मन्ने चलो री सैया चर्चा वेखे चलो री सैया चलो सैया चलो री सैया चर्चा वेखे आप चमन में आया आया आप चमन में आया आया आप चमन में आया भला ये वेखा अपने अमला वाले जे वेखा अपने अमला वाले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले 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 चलो री सैया हो चलो री सैया चर्चा वेखे आप चमन में आया आए आप चमन में आया आए आप चमन में आया मौला चलो सैया चलो मौला वेखे चलो सखी वेखे चलो मौला अली देखे अली 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 चलो री सैया चर्चा वेखे आप चमन में आया आया आप चमन में आया आया आप चमन में आया मौला पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा कदी अपने आप पढ़िया नहीं जा वड़दे मंदर मसीती कदी मन अपने विच भरिया नहीं एवें लड़दा शैतान दे नाल बंदिया एवें लड़दा शैतान दे नाल बंदिया कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं आखे पीर बुलेशा आखे पीर बुलेशा आसमानी फड़ना जेड़ा मन विच वसदा ओनू फड़िया नहीं ओ चलो री सैया हो चलो सैया चलो मौला वेखे सैया मौला वेखे सैया अली वेखे सैया अली वेखे मौला 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 अली 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 मौला ना रब अर्श मुहल्ला उते ना रब खाने का बेहू ना रब इल्म किताबी लभा ना रब विच महराबे हूँ गंगा तीरथ मूल न मिलिया गंगा तीरथ मूल न मिलिया पैंडे बेहिसाबे हूँ जग दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब अजाबे हूँ चलो रे सैया चलो सैया हो चलो सैया चलो सैया चलो सैया चलो चलो रे सैया चर्चा में के आप चमन में आया आप चमन में आया आप चमन में आया मौला आया शाह हुसन दा जानी आया शाह हुसन दा जानी
बाग सिफाते विच सैलानी, बाग सिफाते विच सैलानी, रांझण को प्यारा याद है, रांझण को प्यारा याद है। चलो जी सैया, चलो सैया हो चलो, सैया चलो, सैया चलो, सैया मौला वेखिए, चलो रे सैया, सैया चलो, सैया चलो, सैया चलो, सैया चलो। ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, ऊंचा होए नीचे ही ठहराए, ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। आँखों की राह हरदम अब खुद ही रवा है, आँखों की राह हरदम अब खुद ही रवा है, जो कुछ है मेरे दिल में मुँह पर मेरे आया है, जो कुछ है मेरे दिल में मुँह पर मेरे आया है। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं। वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया है। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के करीब सयाहती कश्ती डूबी, कम अज कम 21 अफराद हलाक। मुल्क भर में यौम जमहूरिया का जश्न